हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज। हर बार की तरह अगर मेरा कोर्स के बाहर कोई भी वीडियो है तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस बार भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और उसके साथ साथ हमारा आज का वीडियो डेडिकेटेड है एक दूसरी भी चीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम बच्चों ने हमसे पूछा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड, तो हमने सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो ही इस चीज़ से रिलेटेड डाल देते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है जो मिड टर्म एग्जाम्स आप लोगों के आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है कम्प्लीटली। तो अगर आप हैं तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए। अगर आप एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यूपी कॉलेज से हैं, स्पेसिफिकली यूपी कॉलेज से हैं, क्योंकि मेरा अदर कॉलेज का तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है या फिर उतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने उनके बारे में रिसर्च नहीं की हैं, तो स्पेसिफिकली अगर आप यूपी कॉलेज से हैं जहाँ अभी रिसेंटली मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है एक तरीके से। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक बार पहले पूरी आउटलाइन देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप अदर कॉलेज से भी हो तो मोर और लेस एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्योंकि आईसीआर का ही सिलेबस हर जगह अप्लाइड है, मोर और लेस हर जगह सेम होता है। मिड टर्म एग्जाम्स एक ही तरीके से लिए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप दूसरी कॉलेज से हो तो। हाँ, यूपी कॉलेज से हो तो आप प्रायोरिटी पर रहोगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली आपको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई जा रही है। फ़ायदा लेकिन सबको ही होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो में। हम देखेंगे कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कब होने वाला है, किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम के पेपर कैसे आते हैं, आंसर शीट कैसे लिखनी है आपको, लैंग्वेज कौन सी ऑप्ट करेंगे, किस तरीके से आप अपने आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, और ये मिड टर्म एग्ज़ाम आपके ओवरऑल रिजल्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लॉन्च किया था, जो उनका स्टडीज़, जो उनका सिलेबस का कोर्स है जो हमने लॉन्च किया था, उसकी प्राइसिंग, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें बहुत सारे बच्चों ने हमें इस बात के लिए कांटेक्ट किया कि सर हमें अगर एक ही कोर्स के लिए लेना है या फिर कम कोर्सेज के लिए लेना है तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हमने उन सब बच्चों को ध्यान में रख के हमारे कोर्स की फ़ीस को कम कर दिया है। दैट इज़ 500 नाउ, है ना। तो अगर आप अभी इस टर्म के बीच में हमारा कोर्स लेते हो, क्योंकि मे बी अगर डिमांड इंक्रीज करती है या फिर कोई और रीज़न आता है, अगर हमारे इनपुट्स की वैल्यू कुछ ज़्यादा लग जाती है कोर्स को बनाने के टाइम पे, तो मे बी इन फ्यूचर इस कोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। तो इधर टर्म मतलब ये इस टर्म के लिए इसकी हमने जो फीस है उसे घटा दिया है, 500 कर दिया है। मे बी और मे नॉट बी इन फ्यूचर ये बढ़े, ऑब्वियसली अगर डिमांड आएगी या फिर कुछ अदर इनपुट्स हमें डालने पड़ेंगे, अगर कॉस्टिंग आएगी उतनी तो हमें ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉफिट का उसमें तो वो है नहीं। तो मतलब अभी के लिए ये 500 का कोर्स है। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मिड टर्म एग्जाम्स यूपी कॉलेज में एज अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज मे बी 5 जैन या फिर उसके मतलब 5 जैन के बाद से शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी वो शुरू हो जाएगा, और सेकेंड वीक में तो फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के सामने आ रही है वो है कि हम मिड टर्म एग्जाम का जो आंसर शीट है उसको किस लैंग्वेज में लिखें या फिर उसका क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आने वाला है, क्योंकि लैंग्वेज यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है। जब यूपी बोर्ड से बच्चे कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ हमारा पूरा सिलेबस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना। कन्वीनियंस के लिए टीचर्स कई बार हमारे साथ कन्वीनियंस के लिए हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं या फिर पढ़ाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो वैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली इंग्लिश में आएगा, क्योंकि वो बाइलिंगुअल नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो आंसर शीट है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हो। रीज़न ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे नए होते हैं, आपके टीचर्स भी कभी उस टाइम से या उस फेज से गुजरे हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को खुद भी एक्सपीरियंस किया है, तो उनकी जो मार्किंग होती है फर्स्ट सेमेस्टर में वो काफ़ी लिबरल होती है। इस लिबरल मार्किंग का मतलब कि आप थोड़े बहुत कंटेंट में आपकी कम मतलब सॉलिड कंटेंट है बट उसको आपने ड्राफ्टिंग अच्छे से नहीं की है, तब भी आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। हिंदी में लिख रहे हो बट सॉलिड पोर्शन मतलब सॉलिड मैटर लिख रहे हो तो आपको मार्किंग बढ़िया मिलेगी। इसमें बिल्कुल ये मत सोचिए कि हिंदी में लिखेंगे तो नहीं, इंटेंशनली नंबर काट दिए जाएंगे। अगर आपका मैटर अच्छा है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मेन प्रॉब्लम यही थी सबकी कि इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, या हिंदी में लिखने पे नंबर कटेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप हिंदी में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एटलीस्ट कोई भी दिक्कत नहीं है ना। मे बी इन फ्यूचर आप खुद भी डेवलप कर जाओगे, आपको दिक्कत होगी। सेकंड सेमेस्टर तक सभी इंग्लिश में लिखने लगते हैं, या थर्ड सेमेस्टर तक तो सभी बच्चे लिखना शुरू ही कर देते हैं, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो हिंदी में लिख रहा होगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सबको दिक्कत होती है,
ऊपर से ये जो सेशन है काफ़ी कम चला है, तो आप ऑब्वियसली हिंदी में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी मार्किंग नहीं। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हमारे बैच में जो लड़का था जिसने टॉप किया था बॉयज़ में, उसने अपनी आंसर शीट हिंदी में ही लिखी थी, कंप्लीटली हिंदी में उसने अपनी आंसर शीट लिखी थी, है ना। दूसरी बात कि आपको सब्जेक्ट, ये मिड टर्म एग्ज़ाम आपके लिए कितना मैटर करता है, तो 100 में से 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, 20 विल बी योर प्रैक्टिकल एंड 50 मार्क्स फॉर एंड टर्म एग्जाम, है ना। 50 मार्क्स का आपका एंड टर्म होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म होता है। सबसे ज़रूरी बात कि मिड टर्म मोस्टली मतलब आपके कॉलेज ही उसके क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं और चेकिंग भी यही होती है। तो जितना आपका सिलेबस पढ़ाया गया है उतने ही सिलेबस से पूछा जाएगा। अगर आपको 2 पेज पढ़ाया गया है किसी कोर्स में तो 2 पेज से ही पूछा जाएगा, उससे एक भी शब्द आगे पीछे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आपको जितना एग्जैक्टली पढ़ाया गया या फिर जितना स्पेसिफिकली मिड टर्म के लिए आपके टीचर्स ने आपको बताया कि नहीं इतना मिड टर्म में आएगा, उतना ही पढ़िए और सॉलिड पढ़िए। और ये ज़रूरी क्यों है पढ़ना, क्योंकि मिड टर्म में 30 मार्क्स का जो होता है उसमें आप ईजिली, मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हो तो 28 ईजिली स्कोर कर लेते हो। 28 मतलब अगर आप 90% से भी ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि 30 का 90% मतलब 27 मार्क्स है। अगर आप 27 के ऊपर जा रहे हो तो आप 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर ले रहे हो। फॉर सम ऑब्वियस रीजंस आप प्रैक्टिकल में 16 to 19 के बीच में रहने ही वाले हो, तो लगभग 90% आप वहाँ भी स्कोर कर रहे हो। अगर 18 पे हो, एवरेज 18 पे हो सभी सब्जेक्ट्स में, तो आप 90% वहाँ भी स्कोर कर रहे हो। तो ये ओवरऑल आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसलिए आपका मिड टर्म एग्जाम बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए प्रॉपरली प्रिपरेशन करिए। बहुत शॉर्टेड सिलेबस होता है, ईजी टू प्रिपेयर है, तो आप इसको कम्प्लीटली प्रिपेयर करके और फिर एग्जाम में अच्छा सॉलिड मैटर लिखिए। 28 to 30 मतलब ईजिली मिल जाता है, 26 to 28 तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्क्स। तो इसको मौके को मत छोड़िए। रीज़न क्या है कि जब आप एंड टर्म का एग्जाम देते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, अगर सब क्वेश्चंस में टीचर आपके आधे मार्क्स, कंप्लीट फुल मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल होता है हर जगह। और एंड टर्म की कॉपीज़ हमेशा बाहर जाती हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर से आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस से ही पूछा जाए। तो अगर आप हर क्वेश्चन में 1 मार्क भी लूज़ कर रहे हो ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आप काफ़ी सारे मार्क्स अपने लूज़ कर जाते हो। तो 35 to 40 के बीच में आना भी एक मुश्किल काम हो जाता है जब आप एंड टर्म का एग्जाम देते हो, और स्पेसिफिकली अगर कोई टफ सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया है तो 35 to 40 बहुत रेयर, मतलब इन जनरल बच्चे इतना स्कोर कर पाते हैं। इसके ऊपर ना बहुत जो एक्स्ट्रा एडवांस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वही बच्चे स्कोर कर पाते हैं। लाइक 45 के और 50 के बीच में तो बहुत ही रेयर केस में बहुत लोग कर पाते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इस एवरेज रेंज में जाना आसान है। लाइक जेनेटिक्स वगैरह में काफ़ी बच्चे 45 to 50 के बीच में रहते हैं, बट बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते। तो इन जनरल आप अपने एंड टर्म में 30 या फिर 40 के बीच में ही स्कोर करने वाले हो, तो वहाँ आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ आपको अच्छा करने का मौका मिला, ये एक तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने रिजल्ट को बहुत सुंदर तरीके से लाने की, है ना। और देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने मार्क्स जिसके आ जाते हैं, इन जनरल माना जाता है कि वो अपनी डिग्री उसी मार्क्स के साथ लेके बाहर निकलता है। कोशिश करो कि फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म बहुत अच्छा हो। अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो डीएनएस ने उसकी भी हेल्प के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। आप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। कोर्स की फ़ीस भी हमने काफ़ी कम कर दी है, तो आप इस कोर्स को लीजिए। इन बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी कि हमें मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो बायोलॉजी से हैं। एग्रीकल्चर के बच्चों को भी मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है। जो हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे उनको जेनेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, है ना। और अगर बात कर ली जाए कोर्स स्पेसिफिक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई टीचर ऐसा है, मतलब उसकी पर्सनालिटी से आपको लगता है कि नहीं इन्हें मैटर इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी कॉपी बहुत लेंदी मत लिखिए, क्योंकि वो हमेशा जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको वो पॉइंट चाहिए जो उन्होंने पढ़ाया है ना। तो पॉइंट, अगर कोई टीचर की पर्सनालिटी को जज करते हुए कि नहीं इन्होंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं तो इनकी कॉपी हमें पॉइंट फॉर्मेट में लिखनी है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि लाइक उन्हें पॉइंट्स मैटर नहीं करते, आपका मैटर कितना लेंदी है ये मैटर करता है ना। तो आप उस हिसाब से उसकी कॉपी लिखिए। जैसे लाइक अगर आप एक्सटेंशन लिख रहे हो तो एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमेशा देखा गया है कि कॉपी जितनी ज़्यादा लिखी जाए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जितना एक्सपीरियंस अपना उसके अंदर डाल सकते हो, आपने पॉइंट उठाया, पॉइंट के अंदर जितना लिख सकते हो उतना लिख दो। काम की चीज़ है ना। अ सेंटेंस विच मेक अ सेंस, ऐसा कुछ लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए, गाने भर दिए। ज़्यादा लिखने का मतलब ये नहीं, हाँ, बट आपका टॉपिक पॉइंट्स डाल के उसके अंदर भर भर के लिखिए ज़्यादा। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सॉइल साइंस, आपको इसमें पॉइंट
के फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। आपकी साइज़ आपने लिख दी, कोलाइड्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती हैं। पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो जब टीचर उसको चेक करेगा तो उसको देख के लगे नहीं बहुत लेंदी नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है पॉइंट ज़रूरी है वो सब इसने मेंशन किए हैं, लड़के ने पढ़ाई की है, तो वो मार्क्स आपके अच्छे बनाएगा। सॉइल साइंस वगैरह में ना फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, और जहाँ फैक्चुअल नहीं है लाइक एक मेंटल अप्रोच, एक स्पिरिचुअल अप्रोच होती है या फिर एक सोशल अप्रोच होती है, वहाँ आपको चीज़ों को लेंदी लिखना पड़ेगा, है ना। सो आई थिंक हमने आपकी सारी क्वेश्चंस, सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया है। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मिड टर्म का जो पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, आंसर शीट आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में अगर लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कोई ऐसा टर्म आप हिंदी में मत लिख देना जो कि इंग्लिश में इन जनरल पढ़ा जाता है ना। जैसे ट्रैक्टर की हिंदी अगर आप कहीं से खोज के ला के लिख दोगे तो आपकी इंजीनियरिंग के टीचर को उसको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वो उतना टाइम नहीं देगा कोई आपको, है ना। तो आप कोशिश करना कि आप अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में ही ट्रैक्टर लिखो, कूण मत लिख देना, है ना, फरोई लिखना। ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो जनरली अगर हम हिंदी में यूज़ करते हैं तो आप उसको हिंदी में ही मतलब इंग्लिश में बट हिंदी स्टाइल में लिख दीजिएगा। ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई लौपतगामिनी टाइप का वर्ड आप यूज़ कर लीजिए ट्रेन लिखने के बजाय, है ना। तो ऐसा वर्ड मत यूज़ करिएगा, बट हाँ आप हिंदी में लिख सकते हो अपनी कॉपी। साथ ही साथ मिड टर्म एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सिलेबस बहुत शॉर्टेड होता है, डिफाइंड होता है सिलेबस, तो इतना वेल डिफाइंड सिलेबस मिलने के बाद भी अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। इसके बाद भी अगर आपको अपने मैटर को पढ़ने में दिक्कत होती है, यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्स ऑफ DNS, या फिर कोई और सोर्स आपको मिलता है, यू आर फ्री फॉर इट। आप कहीं से भी बस पढ़ के जाओ, मार्क्स अच्छे लाओ, है ना। और उसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं, हाँ इतना बहुत है। प्रैक्टिकल्स वगैरह आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप फाइल्स वगैरह, ताकि आपको अच्छा मार्क्स वहाँ मिल सके। दैट इज इट फॉर टुडे, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो और काम का दिखा हो तो जनरली लोग शेयर करते नहीं अपने दोस्तों के साथ, मगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इसको। थैंक यू।